नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि ज्ञात है, ऊष्मागतिकी के बारे में हम बात कर रहे थे और ऊष्मागतिकी के अंदर हमने ऊष्मा रसायन वाला हिस्सा पूरा कर लिया था और बेसिक टर्म्स ऊष्मागतिकी की स्टार्ट कर दी थी, है ना। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तंत्र क्या होता है, परिवेश क्या होता है, ठीक है ना। और उसमें भी हमने लास्ट में यह डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से प्रक्रम होते हैं, यानी प्रोसेस में समतापी, रुद्धोष्म, समदाबी और समायतनी, ठीक है ना। ये हमने 4 प्रकार के प्रोसेस बता दिए थे। यह 4 विभिन्न प्रकार के प्रोसेस हमने बताए थे। अब हम यहां से जो बात कर रहे हैं वो इसी प्रक्रम से संबंधित एक मामला है जिसको हम कहते हैं उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है ना। बेसिकली देखिएगा, समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। यह प्रक्रम का ही एक प्रकार माना जा सकता है, हालांकि थोड़ा सा भिन्नता रहेगी इसमें। तो उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम यानी कि जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल एवं इररिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देता हूं एक बार। इट इज योर रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या है, ये कैसे इनको हम डिफाइन करेंगे। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब क्या है, देखिएगा। वैसे तो कोई नई चीज हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो दोनों ही दिशाओं में हो। रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि जो दोनों डायरेक्शन के अंदर होती है, जो दोनों दिशाओं के अंदर होती है, हमेशा से उसे हम उत्क्रमणीय कहते हैं। और साम्यावस्था का आना, उसकी खासियत है, उसकी पहचान क्या है, साम्यावस्था का आना यानी इक्विलिब्रियम स्टेट का एग्जिस्ट करना, इक्विलिब्रियम स्टेट का होना, उसकी पहचान होती है, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम स्टेट का होना ही उसकी पहचान है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में साम्यावस्था उपस्थित होती है, अनुत्क्रमणीय में नहीं होती है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्म में इसको कैसे समझना है, ये देखिएगा। मैं यहां पर एक डायग्राम से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। देखिए, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है, कॉन्सेप्ट बढ़िया है, देखिएगा। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो मजा आएगा। ये आपने एक पिस्टन समझते हैं ना, पिस्टन लगा रखा है, अंदर एक गैस भरी हुई है, ठीक है। और मान लेते हैं इस पिस्टन पर कुछ मिट्टी के कण रखे हैं, सेंट पार्टिकल्स हैं, मिट्टी रखी हुई है कुल मिलाकर के इस पिस्टन के ऊपर, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या है कि अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर है। गैस इस समय जो तंत्र है वो साम्यावस्था में है। यहां साम्यावस्था का मतलब क्या है कि यहां का दाब बाहर के दाब के क्या है, बराबर है। यानी कि अंदर का जो प्रेशर है वह बाहर के प्रेशर के क्या है, इक्वल है। पी गैस इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल। जो अंदर का दाब है या अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के क्या है, बराबर है। यानी कि इस समय साम्यावस्था मौजूद है, ठीक है। यहां पर मैं कह सकता हूं कि पी गैस बराबर पी एक्सटर्नल है। पी गैस बराबर है पी बाहरी के, बाहर के दाब के बराबर है इस समय। इसे साम्यावस्था यहां कहा जाएगा। समझते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट अभी मौजूद है। देखिए, अभी मैंने कोई प्रोसेस यहां करवाया नहीं है, साम्यावस्था यहां ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। हियर वी हैव द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्टेड। अब हमने यहां क्या किया, अब सुनिएगा। यहां मैंने इस गैस को मैं प्रसारित करना चाहता हूं। प्रसारित समझते हैं, एक्सपैंड करना चाहता हूं। तो क्या करना होगा, एक्सपेंशन हम इसका करना चाहते हैं, हम इसका प्रसार करना चाहते हैं। जब हम इसका प्रसार करना चाहते हैं तो हमको बाहर के दाब को क्या करना पड़ेगा, इस दाब को कम करना पड़ेगा। भाई अभी की स्थिति में जो गैस का दाब है और जो यहां से दाब लग रहा है वो बराबर है ना। गैस का प्रेशर और जो बाहर से प्रेशर लग रहा है वह दोनों तो बराबर हैं। लेकिन जब हमने इसमें से क्या किया, इसमें से बाहर का दाब कम कर दिया। मान लेते हैं इस एक्सटर्नल प्रेशर को मैं कम कर दूं, इस बाहर के दाब को मैं कम कर दूं, तो क्या होगा, यह गैस प्रसारित होगी। यदि मैं इस एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देता हूं तो ये गैस प्रसारित होगी। गैस प्रसारित होगी, यही हम चाहते हैं। हम गैस का प्रसार कराना चाहते हैं। गैस को प्रसार कराने के लिए हमको बाहर का दाब कम करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बाहरी दाब को कम कर, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ध्यान से समझिएगा बच्चों,
बाहरी दाब जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको हमने कम किया, बाहरी दाब को कम कर गैस को प्रसारित करना है। ये दो तरीके से किया जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तरीके कौन से होंगे? तो उनमें से एक उत्क्रमणीय होगा और एक अनुत्क्रमणीय होगा। कैसे, मैं अभी बताता हूं। ये जो रखा है वह क्या है? ये सैंड पार्टिकल हैं, यानी मिट्टी ऊपर रखी हुई है, मान लेते हैं ऊपर मिट्टी रखी हुई है। निश्चित तौर पे मुझे इस मिट्टी को हटाना पड़ेगा, तब बाहर का दाब कम हो जाएगा। ये पिस्टन है बेटा, बाहर का दाब कम हो जाएगा और बाहर का दाब कम होगा तब ही गैस क्या होगी? प्रसारित होगी। बाहर का दाब कम होगा तब गैस जो है वो क्या होगी? एक्सपेंड होगी। तब जो गैस है वो क्या होगी? प्रसारित होगी। सो यहां से हम इस मिट्टी को हटा दें, बाहर से यदि हम मिट्टी को हटा दें तो यह पिस्टन जो है वह ऊपर की ओर उठेगा और गैस क्या होगी? प्रसारित होगी। ठीक है। सो बाहर के दाब को कम कर गैस का प्रसार यहां किया गया है। बाहर के दाब को कम करके हम गैस का प्रसार कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है चीजें? यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर होगा मैटर। बाहरी दाब को कम कर गैस का क्या किया गया है? प्रसार किया गया है। ठीक है। अब इसको दाब को कम करने के क्या तरीके हो सकते हैं वो समझिएगा। इंटरेस्टिंग मामला है, मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से समझना बच्चों। इसको कम करने के लिए मैंने क्या किया? मिट्टी को उठाकर एक बार में फेंक दिया। मान लेते हैं मैंने मिट्टी यहां से उठाई, कागज पर रखी है, हल्के फुल्के से कागज पर जिसका वजन कुछ नहीं माने, उसको उठा के मैंने फेंक दिया। जब मैं ऐसा करूंगा तो ये गैस क्या होगी? प्रसारित होगी। गैस का क्या होगा? एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? जब इस मिट्टी को उठाकर फेंक दिया जाएगा तो गैस प्रसारित होगी। गैस प्रसारित होगी, लेकिन इस तरीके में आप मुझे बताइए कि क्या कभी भी अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर बना रहेगा? क्या कभी भी ऐसा होगा कि अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर बना रहे? क्या ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। यह तब जाके होगा जब यह प्रोसेस रुक जाएगा। जब ये मिट्टी उठाकर आपने फेंक दी तो बाहर का दाब कम हो गया, बाहर का दाब कम हुआ तो गैस प्रसारित होने लगी। कब तक प्रसारित होगी? जब वापस उसका अंदर का दाब किसके बराबर नहीं हो जाता? बाहर के दाब के बराबर नहीं हो जाता। जब फिर से उसके अंदर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, उस अवस्था तक यह गैस क्या होगी? प्रसारित होगी। बात समझ रहे हैं? बाहरी दाब को कम कर गैस का प्रसार किया गया है, तो उसके लिए इस मिट्टी को हमने उठाकर फेंक दिया। गैस प्रसारित होगी। कब तक होगी? जब अंदर का दाब किसके बराबर नहीं हो जाता? बाहर के दाब के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है ना? यह प्रक्रम अनुत्क्रमणीय है। क्यों अनुत्क्रमणीय है? सुनिएगा। क्योंकि जब तक यह गैस प्रसारित होगी तब तक देखा जाए तो अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर नहीं हुआ होगा। जब तक ये गैस प्रसारित होगी अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर नहीं हुआ होगा। What is all I am trying to say is कि जब ये गैस प्रसारित होगी, तो अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर जब हो जाएगा तो प्रोसेस रुक जाएगा। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, साम्यावस्था नहीं होगी। मान लेते हैं ये गैस कुछ इस तरीके से यहां पर स्थिति पहुंच गई। ठीक है ना? इसको मैं एक बार हटा दे रहा हूं क्योंकि यहां जगह कम है। इसको अलग से मैं लिख दूंगा इंग्लिश वाले को। देखिए, तो मैंने क्या किया? या गैस को प्रसारित किया। फिर से बता रहा हूं, देखिएगा। गैस प्रसारित हुई, पिस्टन ऊपर उठ जाएगा, नो डाउट। ऊपर कब तक उठेगा? जब तक अंदर का दाब वापस किसके बराबर नहीं हो जाता? बाहर के दाब के बराबर नहीं हो जाता। लेकिन प्रोसेस के दौरान कहीं भी कोई साम्य नहीं है। प्रोसेस के दौरान कोई साम्य नहीं है, यानी कि मिट्टी को तेजी से हटाया जाए। अब तेजी से हटाने का कई तरीका हो सकता है। उठा के फेंक दिया आपने और उसमें कोई यहां लिखने वाली बात नहीं। मिट्टी को तेजी से हटाया गया तो गैस का प्रसार होगा। जब वापस आएगा तो आप देख पा रहे होंगे, एक खास बात यहां लिख रहा हूं कि प्रक्रम के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसेस, प्रक्रम के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या हुआ है? प्रक्रम के दौरान गैस का दाब, प्रक्रम के दौरान यह कह सकते हैं साम्य उपस्थित नहीं है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, प्रक्रम के दौरान अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर नहीं हुआ है, यानी कि
साम्य उपस्थित नहीं है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, गैस भरी हुई थी, ध्यान से सुनिएगा स्टेप बाय स्टेप। गैस भरी हुई थी, उसका दाब बाहर के दाब के बराबर था। गैस अंदर भरी हुई थी, उसका दाब बाहर के दाब के बराबर था। अब आपने क्या किया, इस मिट्टी को फेंक दिया या मिट्टी को हटा दिया। मिट्टी को हटा देने पर क्या होगा, इस मिट्टी को आपने हटा दिया। यदि आप मिट्टी को हटाएंगे तो क्या होगा, गैस का प्रसार होगा। ठीक है, गैस प्रसारित होगी। मिट्टी को हमने हटा दिया, गैस प्रसारित होगी। कब तक होगी, जब तक अंदर का दाब किसके बराबर नहीं हो जाता, जब तक अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर नहीं हो जाता, जब तक कि इंटरनल प्रेशर फिर से एक्सटर्नल के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये गैस क्या होगी, प्रसारित होगी। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान यदि आप ध्यान दें, इस प्रक्रम के तहत यदि आप ध्यान दें, इस प्रक्रम के दौरान यदि आप देखें तो आपको लगेगा कि कभी भी अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर प्रोसेस के दौरान नहीं हुआ है। यानी साम्यावस्था तभी आएगी, एक तो साम्यावस्था शुरुआत में थी, एक साम्यावस्था लास्ट में आई है। यानी साम्यावस्था नहीं है तो फिर ऐसे सिस्टम को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय बोलते हैं, क्योंकि साम्यावस्था का नहीं आना अनुत्क्रमणीय होने को दर्शाता है। तो ये बेटा क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। दिस इज एक्चुअली इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? एक तो ये तरीका हो गया। अब देखो इसका दूसरा एक तरीका और मैं यहां बता रहा हूं। एक और तरीका हो सकता है, उस पर भी ध्यान दीजिए। मान लेते हैं मिट्टी का एक एक कण हम हटाएं। ये कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, हालांकि देखा जाए तो इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल वे टू डू दिस एक्सपेंशन। यदि मैं मिट्टी का एक एक कण हटाऊं, एक एक पार्टिकल यदि मैं हटाता हूं, मिट्टी का एक एक कण मैं उठा कर यदि यहां से रखता हूं तो क्या होगा। यदि मैं मिट्टी का एक एक कण उठा के रखता हूं, तब जैसे मैंने एक पार्टिकल उठाया, गैस थोड़ा सा प्रसारित होगी, वापस सामने आ जाएगा। फिर एक पार्टिकल और उठाया, फिर थोड़ा सा प्रसारित होगी, फिर से सामने आ जाएगा। ऐसा होते होते लास्ट तक आप वहीं पहुंच जाओगे जहां पर इस स्थिति में पहुंचे थे। ठीक है ना, आप लास्ट कंडीशन में वहीं पहुंच जाओगे जो यहां से चालू हुआ था ना मामला, इधर से जो चालू हुआ था वो वहीं पहुंच जाएगा। लेकिन द थिंग इज कि धीरे धीरे, बहुत धीमे धीमे यह प्रक्रम होगा। यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, मिट्टी के एक एक कण को हटा रहे हो। मिट्टी के एक एक कण को हटाया जाए, ये बेहद अत्यंत धीमा प्रक्रम होगा। कॉमन सेंस की बात है, बेहद धीमा प्रक्रम होगा। लेकिन इसमें खास बात क्या होगी, जब तक आप लास्ट में पहुंचोगे तब तक सामने बार बार आता रहेगा, क्योंकि चेंज ही इतना छोटा है। अब बिल्कुल ही छोटा सा चेंज कर रहे हो, एक कण उठा रहे हो तो वापिस अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर हो जा रहा है, प्रोसेस रुक रहा है। सो पूरे प्रोसेस के दौरान कितनी बार भी उत्क्रमणीय, आप ये मान सकते हो पूरे प्रोसेस के दौरान साम्य जो है वह बना हुआ रहेगा। यहां पर भी गैस उसी स्थिति में पहुंच जाएगी बेटा, यहां पर भी वह उसी स्थिति में पहुंच जाएगी, लेकिन प्रोसेस के दौरान साम्य बना रहेगा। ये इसको पहले वाले से डिफरेंशिएट कर रहा है कि प्रक्रम में, हम कह सकते हैं कि प्रक्रम के दौरान क्या रहेगा, साम्य बना रहेगा। ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी रहेगी, प्रक्रम के दौरान साम्य क्या रहेगा, बना रहेगा। यह खासियत हम मान सकते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान जो है वह साम्य क्या होगा, बना रहेगा। इस तरह के मेथड को क्या बोलेंगे, इस तरह के मेथड को हम क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम, क्योंकि इसमें साम्य बना हुआ है। और साम्य बना रहना किसका लक्षण होता है, आप जानते ही हो भाई, इक्विलिब्रियम का रहना इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये रिवर्सिबल प्रोसेस की निशानी होती है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस की पहचान होती है। क्या आप समझे, क्या आप समझे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए मैं फिर बता दे रहा हूं, चीजों को ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे पास एक गैस थी, इस पात्र में भरी हुई थी, अंदर का दाब बाहर के दाब, PEX का मतलब है बाहरी दाब, है ना, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज ना होना।
अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर है, पी गैस इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल, अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर है। अब आपने बाहरी दाब को कम करके गैस का प्रसार किया, बाहर के दाब को आपने कम किया और उससे गैस क्या हुई, प्रसारित हुई। गैस का प्रसार किया, इसके लिए आपने क्या किया, मिट्टी को तेजी से हटाया। आपने यहां से मिट्टी को क्या किया, तेजी से हटा दिया। तेजी का मतलब यूं है कि उठाया और डाल दिया साइड में, बस ये तेजी हो गई। ऐसे एक एक पार्टिकल नहीं उठाया और डाल दिया, तो उससे बाहर का दाब कम हो गया होगा। ये बाहर का दाब कम हो गया होगा तो गैस का प्रसार होगा, है ना। कब तक होगा, अरे उड़ता उड़ता चंद्रमा पे थोड़ा चला जाएगा भाई, क्या होगा, कहीं ना कहीं रुकेगा। कब रुकेगा, जब वापिस अंदर का दाब किसके बराबर नहीं हो जाता, बाहर के दाब के। तो इसमें वहां साम्य है, यहां पे भी साम्य है। साम्य का मतलब अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान कहीं साम्य नहीं आया। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल। लेकिन जब मैंने इसको पार्टिकल पार्टिकल करके उठाया तो बार बार साम्य आता जाएगा, इसको रिवर्सिबल बोलते हैं। यहां हम इसको ऐसे अंतर के रूप में भी देख सकते हैं बच्चों, देखिएगा। एक है उत्क्रमणीय, यानी जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल, ठीक है। और एक है आपका क्या, अनुत्क्रमणीय, यानी कि इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। दोनों में अंतर में यहां लिखवा देता हूं, बता देता हूं। देखिए उत्क्रमणीय का क्या मतलब है, जैसा कि हमने कहा कि उत्क्रमणीय जो है, सबसे पहली बात मैं आपसे कहूं कि इनमें से कौन सा प्रक्रम आपको लगता है कि वास्तविक रूप से होता होगा और कौन सा आदर्श रूप से होता होगा। देखिएगा, हम नॉर्मल लाइफ में क्या करेंगे, आप सामान्य जिंदगी में क्या करना चाहोगे, ऐसे पार्टिकल वाइज उठाओगे, पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा कर पाना सक्षम है, ऐसा हम कर सकते हैं, नहीं, संभव ही नहीं है। ऐसे पार्टिकल पार्टिकल करके कौन उठाएगा भाई, इतना टाइम किसके पास पड़ा है। यानी कि ये तो आदर्श होगा, उत्क्रमणीय वाला था। और वास्तविक कौन सा होगा, वास्तविक कौन सा होगा, अनुत्क्रमणीय होगा, ठीक है ना। प्राकृतिक रूप से या वास्तविक रूप से जो प्रक्रम होंगे वो इरिवर्सिबल प्रकृति के होंगे, और जो ये पार्टिकल उठाने वाला प्रोग्राम है वो केवल आदर्श रूप से हो रहा है। यानी उत्क्रमणीय में मैं क्या कहूंगा कि यह आदर्श प्रक्रम है, ठीक है ना, इट्स आइडियल प्रोसेस। और इसमें क्या कहूंगा, यह वास्तविक रूप से होने वाले हैं, यानी कि यह वास्तविक प्रक्रम है, दे आर रियल प्रोसेस, है ना। ये आदर्श हैं और इधर ये क्या है, वास्तविक हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल की। अब देखिए उत्क्रमणीय की बात करें, उत्क्रमणीय में क्या यह निश्चित पदों में होता, नहीं, यह अनंत पद में होता है। आपको क्या मालूम यहां कितने पद हैं, नहीं मालूम, तो यह अनंत पदों में होता है, इनफाइनाइट स्टेप्स, ठीक है ना। जबकि इसमें क्या है, फिक्स स्टेप है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक बार में ही उठाकर उसे रखें, लेकिन निश्चित संख्या में स्टेप होंगी, ऐसे एक एक कण नहीं उठाओगे, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब हम बात करेंगे इसकी, तो यह किसमें होगा, यह निश्चित पदों में होगा, फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स, निश्चित पदों में होता है, फिक्स स्टेप में होता है। यहां पर अंतर बता दूं, इसको हम कहते हैं फाइनाइट, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, और ये तो कॉमन सेंस है कि इनफाइनाइट है, ठीक है। तीसरा, इसको अनंत सूक्ष्म पद भी कह सकते हैं, अनंत सूक्ष्म, है ना, बहुत छोटे छोटे, कई सारे अनंत, ठीक। अगला एक शब्द लिखने जा रहा हूं, ड्राइविंग फोर्स और विपरीत फोर्स, चालक बल और विपरीत बल, समझिएगा। कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो चालक बल और विपरीत बल में से चालक बल यानी ड्राइविंग फोर्स जो है वो ज्यादा ही होगा, तभी वो प्रोसेस हो रहा है, अदरवाइज तो वो प्रोसेस होता ही नहीं है। ड्राइविंग फोर्स कंपैरेटिवली हायर है, ड्राइविंग फोर्स कंपैरेटिवली हायर है, तभी तो वो प्रोसेस हो रहा है। लेकिन यहां जो अंतर है ना ड्राइविंग का और अपोजिंग का, वो बहुत छोटा है। क्यों, एक पार्टिकल तो आपने उठाया, ड्राइविंग फोर्स क्या है यहां पर, आपका पार्टिकल को उठाया जाना,
अपोजिंग कौन है? वो गैस है। जब बराबर हो जाएगा तो रुक जाएगा प्रोसेस। तो यह ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में अंतर बहुत कम है। देखो यहां पे भी ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से ज्यादा है, यहां पे भी ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से तो ज्यादा है, लेकिन इनमें अंतर अधिक है। यहां ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स में अंतर बहुत छोटा है, यहां ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में अंतर बहुत बड़ा है। लार्ज डिफरेंस है, यहां स्मॉल डिफरेंस है। यहां स्मॉल डिफरेंस, यहां बहुत बड़ा अंतर है। ड्राइविंग अपोजिंग को एक उदाहरण से बताने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, जैसे कि आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई बल होगा जो आपको वहां तक खींच के ले जा रहा है, या आप ऐसा सोच रहे हो तो कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा इसके पीछे। जैसे आपने किसी डॉक्टर को देखा होगा, इंजीनियर को देखा होगा, बहुत बढ़िया, वो अच्छी उनकी इनकम है, समाज में बहुत बढ़िया रेपुटेशन है, तो ये ड्राइविंग फोर्स है। ये आपको लेके जा रहे हैं वहां, ये आपको धकेल रहे हैं उधर तक। सो ड्राइविंग फोर्स का मतलब समझ गए ना, कि आप ये कुछ करना चाह रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होता है। और अपोजिंग फोर्स कौन से हैं? विपरीत बल कौन से हैं? जैसे बाहर कहीं घूमने जाना है अपने मित्रों के साथ 10 दिन के लिए, किसी शादी ब्याह में जाना है, कोई मूवी देखनी है, कोई बढ़िया मैच आ रहा है उसको देखना है, पूरे 8 घंटे तक वहां समय लगाना है आपको, तो ये अपोजिंग फोर्स है। अब कोई प्रोसेस हो रहा है तो कॉमन सेंस से ड्राइविंग फोर्स भारी पड़ रहे होंगे अपोजिंग पे। यदि अपोजिट वाले यानी अपोजिंग वाले भारी पड़ जाएंगे तो वो काम होगा नहीं ना। सो यहां पर भी ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है अपोजिंग से, यहां पे भी ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है अपोजिंग से, उसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं तो प्रोसेस ही नहीं होता था। लेकिन ये अंतर है ना, वो इसमें बहुत ही कम है। यानी मैं यहां कह सकता हूं कि यहां चालक बल बोले तो ड्राइविंग फोर्स है ना भाई, चालक बल विपरीत बल बोले तो अपोजिंग फोर्स, चालक बल विपरीत बल यानी अपोजिंग फोर्स से बहुत छोटे परिमाण से अधिक होता है। अधिक तो होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये हायर है इससे, ये अधिक तो होगा ही इससे, लेकिन इनमें अंतर बहुत छोटा है, कम अंतर है। इट्स अ स्मॉल डिफरेंस इज आउट देयर। यहां इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कम है। वहां जो चालक बल है, ड्राइविंग फोर्स है, विपरीत बल से बहुत बहुत छोटे परिमाण से अधिक है। बहुत नहीं, बहुत छोटे परिमाण से अधिक है, ठीक है ना। यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा कि यहां जो ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि वो अनुत्क्रमणीय है ना, तो चालक बल विरोधी से या विपरीत बल से, विरोधी कह लीजिए या विपरीत कह लीजिए, उच्च परिमाण से अधिक है। देखिए अधिक दोनों में मैं फिर बोल रहा हूं, अधिक होता नहीं तो बनता भी नहीं। अधिक होता नहीं ना, अधिक होता नहीं तो यह प्रोसेस हो ही नहीं पाता था। अधिक नहीं होता तो यह प्रोसेस ही नहीं होता। लेकिन यहां अधिक है जो बहुत छोटे परिमाण से अधिक है, इधर बहुत बड़े परिमाण से अधिक है। ये दोनों में डिफरेंस है, यह दोनों में अंतर है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ वन, चौथे की तरफ जा रहे हैं हम, और वो क्या है देखिए, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक तो यही लिखना चाहिए था कि प्रक्रम में साम्य बना रहता है, हालांकि वो पीछे लिख दिया था, प्रक्रम में साम्य बना रहता है, ठीक है ना। ये तो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा ही रहेगा बेटा, कि इसमें इक्विलिब्रियम की स्टेट बनी हुई रहती है ना। और यहां क्या कहेंगे, साम्य नहीं रहता, साम्य डिस्टर्ब हो जाता। ये दोनों में अंतर है। उम्मीद है आप बात समझ रहे हैं। क्लियरली मैंने आपको बता दिया है, जो भी कुछ बताए जाने की आवश्यकता थी वह मैंने स्पष्ट रूप से समझा दिया है, ठीक है। समझे होंगे बात को।
देख लिए आपने दोनों में जो अंतर था, जो भी डिफरेंस था, वह हमने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे कि एक अनंत सूक्ष्म पदों में होता है, एक निश्चित पदों में होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है, एक में ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से बहुत छोटे परिमाण से अधिक है, एक में ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से बहुत उच्च परिमाण से अधिक है। ठीक है ना, साम्य बना रहता है, साम्य, ये तो मुख्य बात है, साम्य वाली तो मेन चीज है ही। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। वह है, देखिएगा, ऊर्जा स्थानांतरण, ऊर्जा विनिमय कैसे होता है एक तंत्र में, है ना, एनर्जी एक्सचेंज कैसे होता है, देखिएगा, समझिएगा। देखो बेटा, यहां बहुत बेसिक चीज बताने जा रहा हूं जो आपको पूरा थर्मोडायनेमिक्स समझने में हेल्पफुल है, या यूं मान लीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स का बेस है। ये जो टर्म्स मैं यहां यूज करने जा रहा हूं वो आपके सामने आते ही रहते हैं हमेशा, ठीक है ना, और इनमें अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। क्या है वो, देखो मैं बताता हूं। ऊर्जा का विनिमय, किसी भी तंत्र से एनर्जी जब बाहर जाएगी या उस तंत्र में आएगी तो वो दो तरीकों से हो सकती है। एक तरीके को हम कार्य बोलते हैं, दूसरे तरीके को हम ऊष्मा बोलते हैं, यानी वन ऑफ देम इज योर हीट एंड अदर वन इज योर व्हाट, एनर्जी। ठीक है ना, वर्क एंड हीट, वर्क एंड हीट, दो तरीके से कोई भी तंत्र दो तरीकों से ऊर्जा का विनिमय करता है। तो देखिएगा, तंत्र दो प्रकार से ऊर्जा का विनिमय करता है, यानी कि एक्सचेंज। यह दो प्रकार से ऊर्जा का विनिमय करता है, दो प्रकार से एनर्जी का एक्सचेंज करता है। एक है आपका, देखिएगा, दो प्रकार कौन कौन से हैं समझिएगा। एक एनर्जी के अंदर प्रकार है वो आपका ऊष्मा, हीट। ठीक है, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, ये अक्सर हम पढ़े होते हैं लेकिन हमको अंतर नहीं मालूम होते। और एक है कार्य, वर्क। एनर्जी दो तरह से, कोई भी सिस्टम जो है वह एनर्जी दो तरीके से एक्सचेंज करती है। एक हीट है, एक कार्य है, एक ऊष्मा है, एक कार्य। दोनों में अंतर क्या समझना। एनर्जी का ट्रांसफर यदि ताप के अंतर के कारण हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी का ट्रांसफर यदि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा हो ना, तो फिर उसे हम ऊष्मा यानी हीट कहते हैं। और एनर्जी का ट्रांसफर यदि किसके रूप में हो रहा हो, बिना टेम्परेचर डिफरेंस के, यानी एनर्जी का यदि ट्रांसफर हीट के अलावा किसी भी तरीके से हो रहा है तो वो वर्क है। भैया, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ एनर्जी जा रही है और वो ताप के अंतर के कारण जा रही है तो उसे ऊष्मा कहते हैं। और यदि ताप का अंतर वहां फैक्टर नहीं है तो फिर उसे कार्य करते हैं। जैसे आप एक टायर ट्यूब है, उसमें हवा भर रहे हो, कार्य कर रहे हो, वहां कोई ताप का अंतर तो नहीं है, एनर्जी का तो आप फिर भी ट्रांसफर कर ही रहे हो ना, एनर्जी का ट्रांसफर तो फिर भी हो रहा है, लेकिन इसे ऊष्मा के रूप में नहीं कहेंगे, इसे कार्य के रूप में कहेंगे। तो दोनों में स्पष्ट रूप से डिफरेंस समझ जाइए, एक ऊष्मा, एक कार्य। ऊष्मा क्या है, किस तरीके से, यहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप सुनिएगा। हीट और वर्क, दो रूपों में एनर्जी ट्रांसफर होती है। पहला है हीट। हीट का मतलब क्या है समझ रहे हैं, समझिएगा। ताप के अंतर के कारण, पहले भी आपने ये चीजें सुनी होंगी, ऐसी बात नहीं है। ताप के अंतर के कारण ऊर्जा का ट्रांसफर यदि होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण यदि होता है, इफ ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ये कार्य हो रहा है, ताप के अंतर के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो उसे ऊष्मा कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा कि यदि टेम्परेचर के अंतर के कारण, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से यदि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है तो उसे ऊष्मा कहते हैं। कार्य में क्या आएगा,
कार्य में आएगा ताप के अंतर के अलावा, या यूं कह लो कि ऊष्मा के अतिरिक्त ऊष्मा नहीं है फिर भी ऊर्जा का स्थानांतरण यदि हो रहा है तो वो कार्य कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ध्यान रखना यह व्यवस्थित तरीका होता है, कार्य हमेशा व्यवस्थित तरीके से होता है। ऊष्मा रैंडम हो सकती है, यादृच्छिक, या बोल लीजिए अव्यवस्थित। सुनो बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। एनर्जी का ट्रांसफर यानी कि ऊर्जा का ट्रांसफर दो रूपों में होता है, एक हीट के रूप में होता है, एक वर्क के रूप में होता है। एक ऊष्मा के रूप में होता है, एक ऊष्मा के रूप में होता है, एक कार्य के रूप में होता है। हीट में क्या होता है कि ताप के अंतर के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण ऊष्मा कहलाता है, और ऊष्मा के अतिरिक्त यदि टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो उसे हम हीट कहेंगे, और यदि टेम्परेचर फैक्टर नहीं है और उसके अलावा भी यहां ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है तो उसे हम कार्य कहेंगे, यानी कि वर्क कहेंगे। तो तंत्र दो प्रकार से ऊर्जा का विनिमय करता है, यह बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। यहीं पर इसी से संबंधित एक बात और महत्वपूर्ण मैं बताता हूं आपको, देखिएगा, यह भी अक्सर कंफ्यूजिंग रहती ही है। देखना बेटा, मान लेते हैं कोई तंत्र स्टेज 1 से स्टेज 2 में चला गया है। मान लेते हैं कि यहां पर ये आपका स्टेज 1 है और यह आपका स्टेज 2 है। मान लेते हैं कोई तंत्र स्टेज 1 से स्टेज 2 में गया, ठीक है ना, समझते हो ना, कोई प्रक्रम करवाया होगा आपने, उससे वो स्टेज 1 से स्टेज 2 में चला गया। अब ध्यान रखना कि जो एनर्जी इस दौरान होती है, एनर्जी इन ट्रांजिट यानी कि स्थानांतरण के रूप में जो एनर्जी होती है वो यहां Q यानी ऊष्मा या कार्य के रूप में होती है। ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी का रूप जो है वह ऊष्मा या कार्य कहलाता है, जो उसको इस स्टेज से उस स्टेज के अंदर लेके जाएगा। इट इज हीट और W, यानी कि हीट और W दोनों ही किसी तंत्र के गुण नहीं है, ये किसी तंत्र की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये उसके एक अवस्था से दूसरे अवस्था के बीच में ही अस्तित्व रखते हैं। पहले भी मैंने इस तरह की बात आपको बताई थी। तो ये एनर्जी इन ट्रांजिट है, इसका मतलब यहां पर एनर्जी इस प्रोसेस के दौरान जो ट्रांसफर हो रही है वो है। जबकि स्टोरेज के रूप में मैं बात करूं, ऊर्जा संचयित जो होती है, यहां पर ऊर्जा का जो भंडारण है यानी कि स्टोरेज है, ठीक है ना, ऊर्जा का जो स्टोरेज है वो दो रूपों में हो सकता है बेटा। वो हो सकता है यहां पर इसकी एंथैल्पी H1 हो, एंथैल्पी H1, और इसकी आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा कहते हैं उसको, E1 हो, और यहां पर H2 और क्या हो जाए, E2 हो जाए। यानी कि एक बहुत बेसिक बात मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए इस बात को, और वो ये है कि एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है बेटा, यानी कि एक्सचेंज जो होता है वह तो होता है आपका किस रूप में, या तो W के रूप में या फिर Q के रूप में। एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो तो या तो W के रूप में होता है या तो Q के रूप में होता है, और एनर्जी का स्टोरेज जो होता है, एनर्जी का जो स्टोरेज होता है वह H या E के रूप में होता है, एंथैल्पी या आंतरिक ऊर्जा के रूप में रहता है। समझिएगा इस बात को, उम्मीद है अब बात समझे होंगे कि एनर्जी का स्थानांतरण जो होता है वो W या Q के रूप में, और स्टोरेज जो होता है वो H या E के रूप में होता है। H या E के रूप में एंथैल्पी या उसे आंतरिक ऊर्जा कह सकते हैं, एंथैल्पी या आंतरिक ऊर्जा कह सकते हैं। एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में भी अंतर है कि यदि पीवी कार्य हो रहा होगा, देखिएगा हमने ये इक्वेशन पहले भी पढ़ी थी, H बराबर E प्लस PV होता है। यानी कि यदि पीवी कार्य हो रहा है तो फिर उसकी आंतरिक ऊर्जा प्लस उस पीवी कार्य को मिला करके यहां H कहा जाएगा। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि पीवी कार्य ना होने पर, पीवी कार्य क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम, एक्सपांशन या कंप्रेशन का कार्य, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, घबराइए नहीं, ठीक है ना। तो पीवी कार्य ना होने पर, यदि कहीं पीवी कार्य नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में H व E बराबर होते हैं। यदि पीवी कार्य नहीं है, देखो सुनो,
मैंने इसको मान लेते हैं हीट दी। अब वो हीट जो है ना वो दो भागों में बट सकती है, एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, वो तो ई है इंटरनल एनर्जी के रूप में, दूसरा इसको प्रसारित करने के काम में भी आ सकती है। तो जब प्रसारित हो रही हो तो उस समय टोटल जो है उसे हीट कंटेंट या एंथैल्पी कहा जाता है। और यदि ऐसा है कि जो हीट है वह हीट देने पर इसमें कोई कार्य नहीं हुआ होगा, इसके अंदर कोई प्रसार नहीं हो रहा है, तो फिर इसकी आंतरिक ऊर्जा ही किसके बराबर होती है? एंथैल्पी के बराबर होती है। मूल बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि एनर्जी का ट्रांसफर जिस रूप में होता है वह W या Q है। एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वह आपका W या Q होता है। एनर्जी का ट्रांसफर W या Q होता है, जबकि एनर्जी का स्टोरेज H या E के रूप में होता है। यहां पर इस स्लाइड में आपको सारी चीजें बेसिक बताई हुई हैं जो अक्सर बच्चों को क्लियर नहीं होती। एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा, इन्हीं में डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हैं, पूरा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है ये चारों ही पदों को आप समझे होंगे कि जो हमने यहां कहने की कोशिश की है। अब बच्चों आगे हम बढ़ रहे हैं और अब कार्य के बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में कार्य। एक केमिकल रिएक्शन में कार्य कैसे निकालते हैं ये आपका भौतिकी में नहीं आने वाला, ये केवल केमिस्ट्री में ही पढ़ने को मिलता है। देखो बच्चों, अभिक्रिया को यदि खुले पात्र में कराते हो तो ही कार्य होगा। मैं बताता हूं क्यों। हाँ, अच्छा, उससे पहले एक चीज और छोटी सी, क्या होता है IUPAC ने कार्य और ऊष्मा के बारे में कुछ साइन भी बताए हैं। साइन मतलब प्लस माइनस, है ना, उसको भी समझ लीजिए। देखिएगा, W व Q हेतु चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। IUPAC जो शीर्ष संस्था मानी जाती है केमिस्ट्री की, उसने W और Q के बारे में कुछ साइन भी बताए हैं कि भैया कब तो तुमको इसे प्लस मानना है, ये बहुत काम आएगा आपको न्यूमेरिकल करने में। कब इसे प्लस मानना है, कब इसे माइनस मानना है, ऐसे बात समझ रहे हो। प्लस कब होगी, माइनस कब होगी, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा, एकदम इजी है मामला ये तो। देखिए फर्स्ट वन, मान लेते हैं ये एक तंत्र है और इसने ऊष्मा ग्रहण की है, मतलब Q अंदर गई इसके, ठीक है। हीट जो है ना, हीट हमने इसको दी, ये अंदर चली गई। तो इस प्रक्रम को मैं ऊष्मा शोषी बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? 100%, है ना। आपने इसे ऊष्मा दी तो यहां जो साइन होता है ना Q का, वह पॉजिटिव लिया जाएगा। मैंने कहा एक तंत्र द्वारा 200 किलो कैलोरी ऊष्मा ग्रहण की गई, तो उस 200 किलो कैलोरी के आगे साइन आपको पॉजिटिव लगाना, ऐसा मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो तंत्र को दी गई है IUPAC सिस्टम के अनुसार। फिर इसके बजाय यदि ऐसा हो तो कि तंत्र से बाहर चली गई हो हीट, तो फिर क्या होगा? ये तंत्र है, इससे बाहर चले गया है ना Q जो है वो बाहर चला जाए इससे, यानी हीट इससे बाहर चले जाए। यदि हीट बाहर गई होगी यानी कि बेटा प्रक्रम कैसा होगा? ऊष्माक्षेपी। जानते ही हैं अपन इस बात को, प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होगा। सो ऐसी स्थिति के अंदर यहां जो Q आएगा बेटा वो क्या आएगा? नेगेटिव। इस Q को अपन को नेगेटिव साइन देना है। मैंने कहा एक तंत्र में से हमने 200 किलो जूल ऊष्मा निकाली तो उसका साइन -200 लेना है, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल गड़बड़ हो जाएगा यदि प्लस ले लिया तो। इसलिए ये साइन कन्वेंशन समझना बहुत जरूरी है। इस साइन कन्वेंशन को आप समझें, इसे कहते हैं साइन कन्वेंशन गिवन बाय IUPAC। इसे साइन कन्वेंशन कहा जाता है, चिन्ह परिपाटी जिसको आप बोल सकते हो। फिर बात आती है तीसरी, कार्य भी दो प्रकार का होता है बच्चों। यदि W तंत्र द्वारा कार्य हो रहा हो तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर जो W होता है वह माइनस लेना है, ऐसा कहना IUPAC का। और यदि W तंत्र पर हो रहा हो, भाई कार्य दो तरीके से हो सकते हैं ना, एक तो तंत्र काम कर रहा हो, एक तंत्र पर कार्य कर रहा हो, दो तरह से हो सकते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। एक तो सिस्टम खुद काम कर रहा है, एक सिस्टम पर काम हो रहा है। दोनों बातों में स्पष्ट रूप से डिफरेंस है, नो डाउट।
तो W यदि तंत्र पर हो रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में उसका साइन पॉजिटिव लेना है। ऐसा IUPAC ने एक चिन्ह परिपाटी बनाई है। तो देखिए क्या बताया, बहुत आसान है। यदि एक तंत्र ऊष्मा अवशोषित करे तो उसका साइन पॉजिटिव होता है। ऊष्मा उसमें से निकले, ऊष्मा यदि बाहर निकले तो उसका साइन नेगेटिव होता है। यदि तंत्र द्वारा कार्य किया जाए, तंत्र द्वारा कार्य किया जाए तो उसका साइन नेगेटिव होता है। तंत्र पर कार्य किया जाए तो उसका साइन पॉजिटिव होता है। ये आपके चिन्ह परिपाटी है जिसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? उम्मीद है इसमें कोई विशेष समझने जैसी बात थी नहीं, ये सरल सी बात थी। W और Q की चिन्ह परिपाटी हम आसानी से समझ सकते हैं। अब हम यहां से बात कर रहे हैं जो हमने अभी हेडिंग लिखी थी, रासायनिक अभिक्रिया में कार्य। देखिए समझिएगा, महत्वपूर्ण चीज है। रासायनिक अभिक्रिया में कार्य कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं ये बता रहा था कि यदि खुले पात्र में कार्य कराओगे तभी कार्य होगा, बंद में नहीं होगा। कारण मैं अभी समझा देता हूं। वैसे तो आपको मालूम ही है, बंद पात्र में आयतन स्थिर होता है, याद करो, और प्रक्रम समायतनी हो जाएगा। ध्यान है, बंद पात्र में आयतन स्थिर होता है। आयतन स्थिर होगा तो प्रक्रम कैसा हो जाएगा, समायतनी, और समायतनी हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि फिर कार्य जीरो हो जाता, वर्क डन होगा नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में कार्य किस प्रकार होता है, केमिकल रिएक्शन में वर्क कैसे होता है, देखिएगा, समझिएगा। रासायनिक प्रक्रम में कार्य कैसे होता है इसको समझें। खुले पात्र में अभिक्रिया करवाने पर खुले पात्र में यदि आप अभिक्रिया कराते हैं तो W बराबर माइनस का डेल्टा NgRT, ये वह सूत्र है जिससे कि हम कार्य की गणना कर पाएंगे। वही PdV की जगह nRT ले लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो PV = nRT होता है उसी का इस्तेमाल किया है हमने। यहां पर एक बात मेंशन कर दूं कि बंद पात्र में क्या होगा, बंद पात्र हेतु हमको मालूम है कि बंद पात्र हेतु डेल्टा V ही 0 हो जाएगा, अतः कार्य शून्य होगा। समायतनी प्रक्रम में कार्य शून्य होता है। So if you are going for the open vessel, खुले पात्र में यदि आप अभिक्रिया करवा रहे हैं तो W बराबर क्या आएगा, डेल्टा Ng माइनस का डेल्टा NgRT आएगा, माइनस का डेल्टा NgRT आएगा। खुले पात्र में अभिक्रिया कराने पर W = माइनस डेल्टा NgRT है, और बंद पात्र में कराने पर क्या होगा, शून्य हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहां एक और बात समझ लीजिए, देखिए कि यदि डेल्टा Ng का मान धनात्मक हो, डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं ये अनंत बार पहले आ चुका है, कोई नई चीज नहीं। यदि डेल्टा Ng का मान धनात्मक हो तो क्या होगा बेटा, Ng का मान धनात्मक होगा तो W बराबर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसे तंत्र द्वारा कार्य कहोगे या तंत्र पर कार्य कहोगे, निश्चित तौर पर इसे हम कहेंगे तंत्र द्वारा कार्य। बात समझ रहे हो? इट इज नॉन एज वर्क डन बाय द सिस्टम, इसे तंत्र द्वारा कार्य कहेंगे। इसके विपरीत यदि डेल्टा Ng का मान क्या आए, डेल्टा Ng का मान नेगेटिव आए तो ऐसी स्थिति में W का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और W पॉजिटिव आएगा तो उसे क्या कहेंगे, तंत्र पर कार्य कहेंगे। तंत्र द्वारा और तंत्र पर समझ रहे हो? जैसे आप तंत्र हो तो एक बार तो आप पीट रहे हो किसी को, आपने पिटाई कर दी किसी की, तो ये आपके द्वारा कार्य किया गया, तंत्र द्वारा कार्य। और एक कोई आपको पीट गया तो आप पर कार्य भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो कार्य की प्रकृति दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, वो तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा अंतर है। एक तो आप किसी को धुलाई कर दे रहे हो और एक आपकी धुलाई कर गया कोई। सो तंत्र द्वारा कार्य और तंत्र पर कार्य दोनों में अंतर तो है ही। कार्य जरूर हो रहा है इस ब्रह्मांड में, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है कि कार्य हम पर हो रहा है या हम कर रहे हैं। ठीक। सो खुले पात्र में अभिक्रिया कराने पर W बराबर माइनस डेल्टा NgRT होता है। तो ऐसी परिस्थिति में डेल्टा Ng के दो मान हो सकते हैं, W के भी दो मान आएंगे, एक तंत्र द्वारा का। कभी कभी इतना भी पूछ सकता है कि एक रिएक्शन देकर आपसे पूछ ले कि बताइए इसके अंदर जो कार्य हो रहा है वह तंत्र द्वारा हो रहा है या तंत्र पर हो रहा है।
ठीक है ना। सवाल करते हैं तब बात आपके समझ में आ पाएगी। सवाल क्या है देखो, 56 ग्राम आयरन के तनु HCl से, ये अधिक में लिया हुआ है, तनु HCl से 27 डिग्री सेल्सियस पर खुले पात्र में, कॉमन सेंस, बंद पात्र का मतलब ही नहीं, खुले पात्र में अभिक्रिया करने से, अभिक्रिया करने पर हुए कार्य की गणना करें। वर्क डन निकालना है, कितना वर्क हुआ ये निकालना है। ठीक है, कितना वर्क हुआ उसको हमको फाइंड आउट करना है, कार्य की गणना करें। तो देखिए बच्चों, ये जानबूझकर हमने इस अभिक्रिया को दिया है क्योंकि यह अभिक्रिया आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। ये आपने लिया आयरन सॉलिड प्लस आपने लिया 2HCl, ये कौन है भैया, एक्वस। ठीक है, इससे बना क्या, इससे बना FeCl2, यह भी क्या है, एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये संतुलित है। यहां पर इस अभिक्रिया के बारे में मालूम होना चाहिए कि रिएक्शन ऐसे होती है। ठीक है ना, हमने जानबूझ करके इस अभिक्रिया को चुना है क्योंकि इससे आपको दो फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि ये रिएक्शन अपने को याद हो जाएगी, जो कि एक्चुअली आपको दे भी रखी है कहां पर, एनसीईआरटी बुक में। दूसरा प्रश्न तो सॉल्व हो ही रहा है। अब आप देखें, ये 56 ग्राम दिया हुआ, इसका मतलब 1 मोल ही तो हुआ, इट शुड बी 1 मोल ओनली। यह 1 मोल ही कहलाएगा ना, 56 ग्राम है, तो इसका क्या मतलब होगा, 56 ग्राम का सीधा मतलब होगा कि 1 मोल है, और 1 मोल होने पर यहां हाइड्रोजन का भी मोल कितना बनेगा, H2 के मोल कितने प्राप्त होंगे, 1 ही प्राप्त होंगे। हाइड्रोजन का 1 ही मोल यहां प्राप्त होगा। सो ऐसी स्थिति में, और तो कोई गैस है नहीं ना प्रभु, इधर तो कोई गैस नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। सो ऐसी स्थिति में W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा Ng R इंटू T हो जाएगा। दिस इज कमिंग आउट टू बी, ये प्लस का 1 है बेटा, हाइड्रोजन के मोल 1 है तो डेल्टा Ng +1 होगा, नो डाउट नहीं। सो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। R को किस में लें, कैलोरी में ले लो तो आंसर कैलोरी में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर आपका केल्विन में आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये तंत्र द्वारा कार्य है या तंत्र पर कार्य है, बताइए फटाफट। इज इट द वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क ऑन द सिस्टम? निश्चित तौर पर यह तंत्र द्वारा कार्य है क्योंकि नेगेटिव आया है। ऐसा भी पूछ सकता है, केवल इतना भी पूछ सकता है कि इस अभिक्रिया में तंत्र पर कार्य होता है या तंत्र द्वारा कार्य होता है। निश्चित तौर पर इतना भी आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अगला इसी प्रकार का एक प्रश्न मैं यहां करा रहा हूं, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब में पाया जाता है। यह फिजिकल में पाया जाता है, ये इनऑर्गेनिक में पाया जाता है, ये ऑर्गेनिक में पाया जाता है। सभी जगह आपको यह प्रश्न दिखाई देगा जो मैं अब बताने जा रहा हूं। और वो क्या है, देखिएगा। 1 मोल CaC2 Al4C3 एवं Mg2C3 के जल अपघटन में हुए कार्य की गणना करें। टेम्परेचर वही 27 डिग्री सेल्सियस दे लेते हैं जिससे कि उसका सॉल्यूशन भी इजीली हो जाए। अब बच्चों प्रॉब्लम वही आएगी यहां पर भी, क्योंकि आपको इसको पहले रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, क्योंकि W बराबर डेल्टा Ng/RT होता है और डेल्टा Ng तो बिना बैलेंसिंग के तो निकलने वाली नहीं है। यू हैव टू गो फॉर द बैलेंसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर जो रिएक्शन है उसकी बैलेंसिंग आपको करनी पड़ेगी, तभी होगा। तो देखिएगा फर्स्ट वन CaC2। देखो बेटा CaC2 को जब मैं जल अपघटन कराऊंगा तो बनेगा क्या, उसका भी मैं तरीका बताता हूं। उसको जानने के लिए पहले तो अपन को यह जानना पड़ेगा इसमें कौन कौन से आयन हैं। तो ये तो आपको मालूम ही है कि कैल्शियम पे तो 2+ होता ही है, ये तो मालूम है ना अपन को। और C2 पे क्या होता है, 2- होगा। कैल्शियम पर 2+ होता है,
कैल्शियम पर 2+ होता है और C2 पर 2- होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आप क्रॉस में जाकर इसको देख सकते हैं, ऐसे ले जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। अब जब आप इसमें जल जोड़ोगे तो मैं बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूं इसको सॉल्व करने का। भाई पॉजिटिव के साथ OH जो आएगा, ये तो कॉमन सेंस है, पॉजिटिव वाले के साथ OH जाएगा और नेगेटिव वाले के साथ H+ जाएगा। पॉजिटिव के साथ OH जाएगा, नेगेटिव के साथ H+ जाएगा, यानी CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H2 बनेगा। CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H2 बनेगा। यहां पर इसको कैसे बैलेंस करेंगे आप देखिएगा। C2 2 और हाइड्रोजन यहां पर ये भी हमने 2 लगा दिया, ठीक है, यह भी हमने 2 लगा दिया यहां पर, और बैलेंस है। अब इन सब में से बच्चों गैस सिर्फ ये है, ये देखो, ये तो एक्वस बनेगा, ये तो जलीय बनेगा, है ना, एक्वस बनेगा, ये तो ठीक बात है, ये भी, ये तो एक्वस होता ही है, और CaC2 सॉलिड है। अरे धातु के यौगिक तो सॉलिड ही होंगे ना मेरे भाई, ये तो पानी में घोला है तो इसलिए एक्वस बना है, तो ये रिएक्शन होगी। अब देखो गैस के नाम पर तो यहां पर सिर्फ C2H2 है, तो अब मुझे बताइए डेल्टा Ng कितना है, एक मोल लिया है सबका, तो नो डाउट हियर डेल्टा Ng इज कमिंग आउट टू बी +1, क्योंकि और तो कोई गैस है ही नहीं, सिर्फ एक ही यहां गैस दिखाई देती है और वह है C2H2, तो इसका मतलब डेल्टा Ng +1 हो जाएगा। W बराबर बहुत आसान है, माइनस का डेल्टा NgR इंटू T यानी कि 300, ये आपका वर्क की वैल्यू आ गई। बहुत सारे प्रश्न इससे इनऑर्गेनिक में भी बना करते हैं, आपको ये इस कभी कभी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता है कार्बन की, ठीक है, सिग्मा पाई बॉन्ड कितने C2 माइनस में, ऐसे मैंने करवाया हुआ ये पहले क्वेश्चन। तो इसमें ये अच्छा ऑर्गेनिक में कहां आएगा, तो देखो यहां एसिटिलीन बन रही है, एसिटिलीन तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, समझते हो कि नहीं कि C2H2 एसिटिलीन है, प्रभु जानते होंगे C2H2 एसिटिलीन है ना, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहां पर क्या है कि बहुत सारी संभावना होती है प्रश्नों की। उसी तरह से Al4C3 की बात करूं तो क्या होगा, इसका मैं जल अपघटन कराऊं, देन व्हाट हैपन, ये बना, साथ में क्या बनेगा, पहले तो मैं इसको यहां पर वर्णन इसका कर दूं तो ये आप बेटर समझ पाओगे। समझ सकते हैं एल्यूमिनियम पर हमेशा 3+ होता है, अब एल्यूमिनियम पे 3+ है तो कार्बन पर 4- होगा, कॉमन सेंस। देखो इसको क्रॉस में ले जाके देखो, अरे भाई फॉर्मूला बनाना तो हमको आता है, नहीं तो कक्षा 9 के अंदर आ जाती है चीज की हाउ टू मेक अ फॉर्मूला और हाउ टू राइट डाउन अ फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ आयंस, ये तो हम जानते हैं ना, ऐसे क्रॉस में जाता है। तो अब देखो बेटा, एल्यूमिनियम 3+ है तो इससे OH जुड़ेगा जाकर, तो AlOH होल थ्राइस बनेगा, और इधर क्या बनेगा, CH4 बन जाएगा, बनेगा ना। तो इसको बैलेंस करें, यदि हम बैलेंस करें तो बेटा यहां पर 4 एल्यूमिनियम है, ये तो लगाने ही पड़ेंगे भैया, कार्बन भी ये 3 करने ही पड़ेंगे, कोई डाउट नहीं है। अब देखो ऑक्सीजन की परिस्थिति 12 हो चुकी है, इसका मतलब यहां 12H2 आएगा, मतलब सिर्फ इससे है हमें, क्योंकि गैस के नाम पर यहां सिर्फ मीथेन है, समझ सकते हैं। सो हियर दिस डेल्टा Ng इज कमिंग आउट टू बी +3, क्योंकि वो 1 मोल है तो इसके 3 मोल बनेंगे। तो यहां पर वर्क डन कितना होगा, वर्क डन निकाला जा सकता है, वर्क डन आ जाएगा माइनस का डेल्टा Ng RT के हिसाब से, वही 2 और 300 रख दो, कैलोरी के अंदर आपका वर्क डन आ जाएगा। समझे हैं, ये आपको ब्रेक तो करना ही पड़ेगा भैया, नहीं तो बिना उसके काम चलेगा नहीं। Mg2C3 की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट Mg2C3 एंड व्हाट इज द चार्ज, यहां क्या क्या है, Mg2+ है और एक C3 4- होगा। देखो आप कैसे, ये 4 इधर गया, 2 कैंसिल होकर Mg2C3, ये इनको क्रॉस में ले जाके फॉर्मूला तो बना सकते हैं ना अपन, प्लस वही वाटर, और अब बनेगा क्या, देखो क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, आपको क्या लग रहा है, मैग्नीशियम पर 2+ होता है तो कंफर्म है, तो उसके साथ कौन जाएगा, उसके साथ OH जाएगा, नो डाउट मैग्नीशियम के साथ OH जाएगा। एंड व्हाट वी आर गेटिंग थ्रू हियर, व्हाट इज ऑल वी आर गेटिंग हियर इज, हमको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम का OH होल ट्वाइस मिलेगा,
मैग्नीशियम का OH होल्ड ट्वाइस बनेगा, और C3 में 4 माइनस है तो यह C3H4 प्रोपाइन गैस है, ये प्रोपाइन बनेगी। यहां पर भी यह गैस है, लेकिन अभी इसे संतुलित करना बाकी है। निश्चित तौर पर यहां 2 लगा दिया जाए और हाइड्रोजन यहां 2 लगा दिया जाए तो हमें लगता है कि ये बैलेंस नहीं है, अभी यहां 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये Mg2C3 है और C3H4 है अपने पास। यदि मैं इसे 2 करता हूं, लेट्स इट इज 2, सो यहां पर 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन कम है क्योंकि Mg2C3 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो होना ही चाहिए। सो ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि हम इसे 4 करते हैं, 4H2O करते हैं, तो यह 4 ऑक्सीजन, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है, 8 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां 8 हो रहे हैं, 4 और 4 8, अब यह संतुलित है। देखें आप, मैग्नीशियम 2 है, मैग्नीशियम 2 है, कार्बन यहां 3 है, कार्बन वहां 3 है, हाइड्रोजन यहां 8 है, तो वो 4 हाइड्रोजन वो रहे और 4 ये रहे, ठीक है, और ऑक्सीजन 4 है। सो अब यहां पर ये संतुलित है, तो ऐसी स्थिति में डेल्टा Ng का मान निकालो तो वो ये दिख रहा है कि +1 आ रहा है। देखो आप, बिकॉज वी आर गेटिंग ओनली 1 मोल, जो आपका गैस है यहां पर भी 1 मोल ही है, केवल एक ही मोल गैस यहां बन रही है और कोई भी गैसीय उत्पाद प्राप्त हो ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में नो डाउट डेल्टा Ng की वैल्यू +1 होगी। और यदि मैं यहां W निकालने जाऊंगा तो ये माइनस का वही फिर से यहां मैं लगा सकता हूं प्लस का 1 × R × T जो कि 300 है, यह कैलोरी के अंदर आ जाएगा। ठीक बात, उम्मीद है आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर कैसे हमने W को निकाला है, कभी कभी इनकी तुलना करने के लिए भी बोल देता है। तो देखो बच्चों, तुलना भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों का, इन तीनों का, एक्चुअली तीनों का कंपैरिजन करने के लिए भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है। कैसे? सबसे ज्यादा W इसमें है क्योंकि इसके अंदर तीन मोल बन रहे थे। तो यह तो स्पष्ट है कि जब मैं Al4, सभी के एक मोल होंगे, कॉमन सेंस है, वो तो बराबर ही होगा। तो WAl4C3 ज्यादा है, WCaC2 और WMg2C3 तो बराबर है। WCaC2 और WMg2C3 बराबर है क्योंकि दोनों में गैस के एक मोल ही बन रहे थे। समझे? यह कैसे संतुलित करके हमने किया है, उम्मीद है आप जान रहे होंगे। ये रिएक्शंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। खास बात तो क्या है कि रिएक्शन पर अपने आप में ही प्रश्न आ जाता है अलग से ही। इन्हीं रिएक्शंस का चयन इसलिए किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीवी कार्य की। पीवी कार्य का क्या मतलब होता है? प्रेशर वॉल्यूम। थर्मोडायनेमिक्स में इसी तरह का कार्य पढ़ते हैं गैस का। कभी थर्मोडायनेमिक्स आपने पहले सुनी या पढ़ी होगी तो ध्यान होगा, प्रसार और संपीड़न। क्योंकि पीवी कार्य 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। देखिएगा, पीवी कार्य 2 प्रकार का होता है। पहले तो मैं बता दूं कि पीवी कार्य को ज्ञात करने का तरीका क्या है। पीवी कार्य को ज्ञात करने का तरीका है W बराबर -P डेल्टा V। ठीक है, यह पीवी कार्य को निकालने का एक आधारभूत सूत्र है, बेसिक फॉर्मूला है। अब यह कार्य 2 प्रकार का कौन सा होता है भाई? एक होता है प्रसार में कार्य। प्रसार मतलब समझते हो, प्रसार मतलब एक्सपेंशन, यानी कि आयतन को बढ़ा रहे होंगे। और एक जो कार्य है वो है संपीड़न का कार्य। संपीड़न का मतलब होता है कंप्रेशन, वर्क ऑफ कंप्रेशन, संपीड़न का कार्य। यहां 2 प्रकार के कार्य दिखाई देते हैं। एक कार्य है प्रसार का, दूसरा है संपीड़न का। प्रसार का कार्य और संपीड़न का कार्य कैसे करेंगे देखिएगा। पहली बात, प्रसार का कार्य है, इसका मतलब डेल्टा V का मान धनात्मक होगा। इतना तो आप समझ गए कि प्रसार हो रहा है गैस का तो आयतन बढ़ रहा होगा, कॉमन सेंस से देखिए। तो यदि प्रसार हो रहा है गैस का, फैल रही है मेरे भाई, तो डेल्टा V का मान धनात्मक होगा। और डेल्टा V का मान धनात्मक होगा तो W का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और W का मान ऋणात्मक होगा तो ये
द्वारा कार्य कहलाएगा। देखिए कॉमन सेंस से कोई गैस प्रसारित तो खुद ही होगी। क्या गैस संपुटित अपने आप हो सकती है? क्या गैस कंप्रेस अपने आप हो सकती है? नहीं, करनी पड़ेगी। गैस प्रसारित अपने आप होती है। सिंपल है ना, रटने की कहां जरूरत है, आप खुद से सोचिए। गैस का प्रसार हो रहा है तो इसका मतलब गैस खुद ही काम कर रही होगी। गैस फैल रही है तो वो तो खुद ही काम कर रही है। लेकिन क्या संपीड़ित अपने आप होती? कभी गैस नहीं हो सकती, संपीड़ित करना पड़ता है, यानी गैस पर कार्य होता है ऑन द सिस्टम। गैस पर कार्य करोगे तब जाके संपीड़ित होगी वो। संपीड़न, संपीड़न जैसे कंप्रेशन बोलते हैं, इसमें ऑब्वियस सी बात है इसका उल्टा हो जाएगा। डेल्टा वी का मान नेगेटिव, नो डाउट। दूसरा W का मान पॉजिटिव, इसमें भी कोई शक नहीं है कि W का मान पॉजिटिव। तीसरा तंत्र पर कार्य, इसको हम तंत्र पर कार्य बोलेंगे। तो दो प्रकार से, स्पष्ट रूप से दो प्रकार से कार्य को यहां परिभाषित किया गया। ये कौन सा कार्य बेटा? इट इज नॉन एज पीवी वर्क। इसको हम पीवी वर्क बोलते हैं, यानी जैसे हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क दो प्रकार के होते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क यहां दो प्रकार के देख रहे हैं, आप देख ही पा रहे हैं। वो तो एक प्रसार का कार्य होता है, एक प्रसार का कार्य होता है, एक संपीड़न का कार्य होता है। एक प्रसार का कार्य है, एक संपीड़न का कार्य है। प्रसार के अंदर क्या होगा? प्रसार के अंदर W आपका नेगेटिव आ रहा है, संपीड़न वाले में W पॉजिटिव आ रहा है। प्रसार के केस के अंदर आयतन बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर कॉमन सेंस है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो W नेगेटिव होगा और तंत्र द्वारा कार्य इसे कहा जाएगा। इसे तंत्र द्वारा कार्य कहेंगे। तो स्पष्ट रूप से दो तरह के कार्य यहां नजर आते हैं, एक प्रसार का कार्य और एक है संपीड़न का कार्य। ठीक है, उम्मीद है यहां तक बात आप समझे होंगे। अब देखिए इसमें भी चक्रीय, इस पर अभी हम पूरे डिटेल बात करेंगे, चिंता ना करें। चक्रीय प्रक्रम में कार्य के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक टाइप बता रहा हूं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे आगे, समझिएगा। चक्रीय प्रक्रम में बेटा प्लॉट दो तरह के हो सकते हैं। पहला पीवी प्लॉट, यहां पर ध्यान दीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। पीवी प्लॉट के अंदर दो सिस्टम हो सकते हैं, दो सिस्टम हो सकते हैं। पहला दक्षिणावर्त, ये केवल शॉर्ट ट्रिक टाइप है, इसका डिटेल आगे देखेंगे। दक्षिणावर्त समझते हो? क्लॉकवाइज। अरे मेरे भाई, जब साइक्लिक प्रोसेस है तो वो या तो घड़ी की दिशा में होगा या घड़ी की विपरीत दिशा में होगा। तो जब वो घड़ी की दिशा में होता है तो वहां कार्य बेटा नेगेटिव आता है। ये सीधे बता रहा हूं मैं, इसको हम डिटेल एक न्यूमेरिकल से बाद में देखेंगे। और यदि वामावर्त हुआ उसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज हुआ, सो ऐसी परिस्थिति के अंदर W बराबर पॉजिटिव आएगा। कैसे? जैसे देखो यहां एक प्लॉट बना रहा हूं, ध्यान देना। ये है बेटा, देखो ये मुझे बताओ कि पीवी प्लॉट है, मानते हो? ये पीवी प्लॉट है कि नहीं है? बिल्कुल है, पीवी प्लॉट है। क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है घड़ी की दिशा में, तो यहां W बराबर नेगेटिव आएगा। शॉर्ट ट्रिक है, डिटेल हम बात करेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे। समझ गए होंगे यहां लिखा क्या है, उसका मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। और यदि ये वीपी प्लॉट हुआ तो फिर वीपी प्लॉट होने पर क्या होगा? जस्ट उल्टे निष्कर्ष आने वाले हैं। मतलब बेटा क्या, यदि क्लॉकवाइज हुआ, यानी कि यदि दक्षिणावर्त हुआ, यानी कि क्लॉकवाइज हुआ, तो W बेटा पॉजिटिव आता है। और यदि यह वामावर्त हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो वहां जो W है वह नेगेटिव आता है। कैसे? वीपी प्लॉट का क्या मतलब है? देखो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये देखो वीपी प्लॉट है। यहां वाई एक्सिस पर आपने वॉल्यूम ले लिया, एक्स एक्सिस पर आपने प्रेशर ले लिया, और ये मान लेते हैं फिर से मैं क्लॉकवाइज बनाऊं तो ये क्लॉकवाइज है, इतना समझते घड़ी की दिशा में जा रहा है। यहां जो W आएगा बेटा, अब वो पॉजिटिव आ जाएगा। ये चीज आपको आगे काम आएगी बहुत ज्यादा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। इसीलिए यहां पर एक ट्रिक के फॉर्म में मैंने बता दिया। मैं फिर बोल रहा हूं, चक्रीय प्रक्रम में कार्य यदि करना है, निकालना है, करना नहीं है, निकालना है, तो ऐसी स्थिति में दो तरह के प्लॉट आपके सामने आएंगे। एक आपका पीवी प्लॉट होगा, एक आपका वीपी प्लॉट होगा। जब पीवी प्लॉट होगा तो दो सिस्टम हो सकते हैं, या तो दक्षिणावर्त या तो वामावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोनों परिस्थितियां संभव हैं। यह क्लॉकवाइज भी हो सकता है और यह
एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। निश्चित तौर पर यहां दो परिस्थितियां संभव हैं। ठीक है, देखिए हम बात यहां से शुरू करते हैं। क्या क्या कराया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराई है, बिल्कुल एकदम रंगीन हो रखा है मामला। यहां पर एक पिस्टन था, उस पर गैस भरी थी, गैस पात्र में थी, पिस्टन लगा था, ऊपर मिट्टी रखी थी। मिट्टी को हटाऊंगा तो गैस का प्रसार होगा। उसे हटाने के दो तरीके मैंने बताए, या तो एकदम से हटा के फेंक दो तो गैस का प्रसार जो होगा वो अनुत्क्रमणीय कहलाएगा, और एक एक मिट्टी का कण हटाएंगे जो कि वास्तविक रूप से कोई नहीं करेगा, आदर्श रूप से संभव है, तो उसे हम उत्क्रमणीय कहेंगे। सो वी हैव टू डिफरेंट प्रोसेस, एक अनुत्क्रमणीय एक उत्क्रमणीय। ठीक, दोनों में अंतर हमने यहां स्पष्ट रूप से बता दिया था। चालक बल और विरोधी बल या विपरीत बल का भी हमने डिटेल आपको बताया है। फिर बात आती है ऊर्जा विनिमय की, तो ऊर्जा का विनिमय दो तरीके से होता है, ऐसा हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया, एक ऊष्मा के रूप में और एक कार्य के रूप में। ऊष्मा के रूप में होता है तो वह ताप के अंतर के रूप में होता है, ठीक है ना। ऊष्मा का अंतर ऊष्मा के रूप में होगा तो तापांतर के कारण होगा, और यदि उसके अलावा किसी भी तरीके से होता है तो उसे हम कार्य कहेंगे। साथ में मैंने यह बात भी बताई कि एनर्जी का ट्रांसफर ऊष्मा या कार्य के रूप में होता है, और एनर्जी का स्टोरेज एंथैल्पी या आंतरिक ऊर्जा के रूप में होता है। एंथैल्पी तब कहेंगे जब साथ में पीवी कार्य भी हो रहा हो, और नहीं हो रहा होगा तो फिर उसे केवल आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है ना। W व Q हेतु चिन्ह परिपाटी, W व Q के लिए चिन्ह परिपाटी भी हमने देखी। साइन कन्वेंशन जिसको हम बोल सकते हैं, साइन कन्वेंशन में सिंपल सी बात थी, ऊष्मा ग्रहण हो रही है तो पॉजिटिव साइन ले लो, निकल रही है तो नेगेटिव साइन ले लो। तंत्र द्वारा कार्य हो रहा है तो नेगेटिव लेंगे। ये हम नहीं कह रहे, IUPAC द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये IUPAC ने दिया है। ये किसके अनुसार है प्रभु? ये IUPAC के अनुसार है। इट इज एक्चुअली एज पर IUPAC, ठीक है ना। ये IUPAC के अनुसार है। खुले पात्र में अभिक्रिया कराने पर ही कार्य होगा, क्योंकि बंद पात्र में तो वैसे ही शून्य हो जाता है। उसका सूत्र हमने बता दिया आपको, माइनस डेल्टा एनजी RT। डेल्टा एनजी निकाल करके कार्य की गणना कर सकते हैं, जैसा कि इस सवाल में था। रिएक्शन मालूम होनी चाहिए, रिएक्शन के बिना संभव नहीं है। रिएक्शन नहीं मालूम होगी तो डेल्टा एनजी कैसे निकलेगा, और डेल्टा एनजी नहीं निकलेगा तो वर्क भी नहीं निकलेगा। बहुत सिंपल बात है ये तो। फिर इनके अंदर हम यदि इसको बैलेंस करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ डेल्टा एनजी कैसा है कैसा नहीं है, उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकदम गजब इंपॉर्टेंट है। पहले स्टार लगाए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अक्सर परीक्षा में टकराती रहती है अलग अलग रूपों में, जैसा मैंने कहा। पीवी कार्य दो प्रकार का होता है, एक प्रसार का होता है, एक संपीड़न का होता है। तो भाई W डेल्टा V पॉजिटिव है, W नेगेटिव है, डेल्टा V नेगेटिव है, W पॉजिटिव होगा, है ना। एक्सपेंशन का तो मतलब ही है कि वहां डेल्टा V पॉजिटिव होगा, संपीड़न का मतलब है कि डेल्टा V नेगेटिव होना चाहिए। W दो प्रकार के हैं, वो भी सिंपल है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। फिर यहां पर हमने एक प्लॉट बनाया है, उस पर भी ध्यान दें कि दक्षिणावर्त और वामावर्त का मतलब क्या है। दक्षिणावर्त होगा तो पीवी प्लॉट है तो दक्षिणावर्त होने पर नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज होने पर पॉजिटिव, और इसका उल्टा वीपी प्लॉट के अंदर होता है। ठीक है ना, बहुत बेसिक चीजें, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इसको आगे हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, घबराए नहीं, इसको आगे हम देखेंगे न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बात आप क्लियर समझे होंगे, और इसको एक बार नोट्स बनाकर पढ़िएगा, थोड़ी सी मेहनत मांगेगा चैप्टर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।